हैरी पॉटर और आग का प्याला अध्याय 32 मांस, रक्त और हड्डी। हैरी के पैर जमीन पर पड़े, उसका घायल पैर मुड़ गया और वो आगे की तरफ गिर गया। आखिरकार त्रिकोणीय कप से उसका हाथ छूट गया। उसने अपना सिर उठाया। उसने पूछा, हम कहाँ हैं? सेड्रिक ने अपना सिर हिलाया। वो उठकर खड़ा हुआ, हैरी को उसके पैरों पर खड़ा किया और वो चारों तरफ देखने लगे। वो हॉगवर्ट्स के मैदान से बहुत दूर आ चुके थे। वो एक अंधेरे और पेड़ पौधों से भरे कब्रिस्तान में खड़े थे। उनकी दाहिनी तरफ एक बड़ा सदाबहार पेड़ था, जिसके पार एक छोटे चर्च की काली आकृति दिख रही थी, जिस पर हैरी को एक पुराने मकान की आकृति दिखी। सेड्रिक ने पहले त्रिकोणीय कप की तरफ और फिर हैरी की तरफ देखा। उसने पूछा, क्या किसी ने तुम्हें बताया था कि ये कप आवागमन कुंजी है? नहीं, हैरी बोला। वो कब्रिस्तान को देख रहा था। वहाँ सन्नाटा था और माहौल थोड़ा डरावना था। क्या ये काम का हिस्सा है? पता नहीं, सेड्रिक बोला। वो घबराया हुआ लग रहा था। तुम्हें क्या लगता है, छड़ियाँ बाहर निकालने? हाँ, हैरी ने कहा। उसे खुशी हुई कि सुझाव उसने नहीं बल्कि सेड्रिक ने दिया। उन्होंने अपनी छड़ियाँ बाहर निकाल लीं। एक बार फिर उसे अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई आ रहा है। उसने अचानक कहा। तनाव से अंधेरे में देखने पर उन्हें आकृति करीब आती दिखाई पड़ी। वो आकृति कब्रों के बीच से आ रही थी। वो व्यक्ति चाहे जो भी था, वो नाटा था और उसने अपने चेहरे को छिपाने के लिए नकाब वाला चोगा पहन रखा था, जो उसने अपने सिर के ऊपर तक डाला था। उसके ज़्यादा पास आने पर हैरी ने देखा, उस व्यक्ति के हाथों में एक गठरी थी जो किसी बच्चे जैसी दिख रही थी, या फिर उसके हाथों में सिर्फ दुशालों का ढेर था। हैरी ने अपनी थोड़ी छड़ी झुका ली और कनखियों से सेड्रिक की तरफ देखा। सेड्रिक ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। वो दोनों आने वाली आकृति को देखने के लिए मुड़ गए। आकृति संगमरमर के एक बड़े शिलालेख के पास रुक गई, जो उनसे सिर्फ 6 फुट की दूरी पर था। एक पल के लिए तो हैरी, सेड्रिक और वो नाट्य आकृति एक दूसरे को देखते रहे, और फिर बिना किसी चेतावनी के हैरी के निशान में दर्द का विस्फोट हुआ। उसकी जिंदगी में उसे इतना तेज दर्द नहीं हुआ था। जब उसने अपने हाथ निशान पर रखे तो छड़ी छूट गई। उसके घुटने मुड़ गए। वो जमीन पर बैठ गया। उसे लग रहा था उसका सिर फटने वाला है। उसके सिर के ऊपर से एक तीखी लेकिन ठंडी आवाज सुनाई दी, दूसरे को मार डालो। छड़ी लहराने की आवाज आई। दूसरी आवाज रात के अंधेरे में चीखी, मृत्युदंशम। बंद पलकों के पीछे से भी हैरी को हरी रोशनी का धमाका दिखाई पड़ा। उसके निशान का दर्द बहुत तेज हो गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे ये कम होता गया। वो जानता था उसे क्या देखने को मिलेगा। उसने दहशत से अपनी दुखती आंखें खोली। सेड्रिक उसके पास जमीन में पसरा हुआ था। वो मर गया था। एक पल के लिए तो जो हैरी को अनंत काल की तरह लंबा लगा, वो सेड्रिक के चेहरे को घूरता रहा, उसकी खुली भूरी आंखों को देखता रहा, जो वीरान मकान की खिड़कियों की तरह सूनी और भावहीन थी। उसके अध खुले मुंह को घूरता रहा, जिस पर थोड़ा हैरानी का भाव था। चोगे वाले नाटे आदमी ने गठरी नीचे रख दी, अपनी छड़ी से रोशनी कर ली। अब वो हैरी को खींचकर कब्र पर लगे संगमरमर के शिलालेख की तरफ ले जा रहा था। लेकिन इससे पहले हैरी ने छड़ी की रोशनी से उस पर लिखा नाम पढ़ लिया था, टॉम रिडल। चोगे वाला आदमी अब हैरी को रस्सियों से कसकर बांध रहा था। हैरी को नकाब के पीछे से उसके तेज तेज सांस लेने की आवाजें सुनाई दे रही थी। जब वो छूटने के लिए छटपटाया तो उस नकाबपोश ने उसे अपना हाथ उठाकर मारा, जिसकी एक उंगली गायब थी। तब जाकर हैरी को एहसास हुआ कि नकाब के पीछे वर्मटेल था। तुम! हैरी ने गुस्से से कहा, लेकिन वर्मटेल उसे रस्सियों में बांध चुका था। उसने जवाब नहीं दिया। वो रस्सियों की मजबूती की जांच करने में व्यस्त था। जब वर्मटेल को यकीन हो गया कि हैरी शिलालेख से इतनी मजबूती से बंधा है कि हिल नहीं सकता, तो उसने अपने चोगे के भीतर से कोई काली चीज निकाली और हैरी के मुंह में ठूस दी। फिर वो बिना कुछ बोले मुड़ा और हैरी से दूर चला गया। हैरी न तो कुछ बोल सकता था, न ही देख सकता था वर्मटेल कहाँ गया है। सेड्रिक का शरीर लगभग 20 फुट दूर पड़ा था। कुछ दूरी पर त्रिकोणीय कप भी था, जो तारों की रोशनी में चमक रहा था। हैरी की छड़ी जमीन पर सेड्रिक के पैरों के पास पड़ी थी। दुशालों की वो गठरी, जिसे हैरी ने बच्चा समझा था, वो कब्र के पास पड़ी थी और हिल डुल रही थी। हैरी ने जैसे ही उसे देखा, एक बार फिर उसके निशान में दर्द होने लगा। उसे अचानक पता चल गया कि वो ये नहीं देखना चाहता था कि इन दुशालों के भीतर क्या है। उसे अपने पैरों के पास अजीब आवाज सुनाई पड़ी। उसने देखा एक बड़ी नागिन घास पर रेंग रही है। वो नागिन उस शिलालेख के चक्कर लगा रही है जिसमें हैरी बंधा था।
वर्मटेल की घरघराती सांसें दोबारा तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे वो किसी भारी चीज को जमीन पर धक्का दे रहा हो। फिर हैरी की दृष्टि के दायरे के भीतर आ गया। हैरी ने देखा वर्मटेल पत्थर की एक कड़ाही को कब्र के नीचे की तरफ ले जा रहा था। उसमें जैसे कोई चीज भरी हो। हैरी को उसके हिलोरे मारने की आवाज सुनाई दे रही थी। कड़ाही इतनी बड़ी थी कि उसमें एक आदमी आराम से बैठ सकता था। जमीन पर रखे दुशालों की गठरी के भीतर की चीज ज्यादा तेजी से हिलने डुलने लगी। ऐसा लग रहा था वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। वर्मटेल कड़ाही के नीचे छड़े घुमाने लगा। अचानक कड़ाही के नीचे तेज लपटें उठ गईं। बड़ी नागिन अंधेरे में दूर चली गई। कड़ाही का द्रव जल्दी ही गर्म हो गया। धुआं घना हो रहा था। आग को तेज करते वर्मटेल की आकृति धुंधली हो रही थी। गठरी के नीचे की हलचल ज्यादा तेज हो गई और हैरी को दोबारा तीखी ठंडी आवाज सुनाई दी, जल्दी करो। सतह का पूरा पानी चिंगारियों से जल रहा था। ये तैयार है मालिक, फौरन, ठंडी आवाज ने कहा। वर्मटेल ने जमीन पर पड़े दुशाले को खोला। हैरी के मुंह से चीख निकल गई, लेकिन उसके मुंह में ठुसे हुए कपड़े के कारण बाहर नहीं आ पाई। ऐसा लग रहा था जैसे वर्मटेल ने एक पत्थर उछाल कर किसी बसूर, चिपचिपी और बिना आंखों वाली चीज को प्रकट किया हो। वर्मटेल जिस चीज को उठाया था वो किसी सिकुड़े हुए इंसानी बच्चे जैसी लग रही थी। उसके बाल नहीं थे, पपड़ीदार दिख रहा था। उसका रंग लाल काला था। हाथ पैर दुबले पतले कमजोर थे। किसी जिंदा बच्चे का चेहरा ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि उसका चेहरा समतल और सांप जैसा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। वो चीज असहाय थी। उसने अपनी पतली बाहें उठाकर वर्मटेल की गर्दन में डाल दी। वर्मटेल ने उसे उठा लिया। ऐसा करते समय उसका नकाब पीछे सरक गया। हैरी ने आग की रोशनी में वर्मटेल के कमजोर पीले चेहरे पर नफरत का भाव देखा। जब वो उस प्राणी को कड़ाही के पास ले गया, काढ़े की सतह पर नाचती चिंगारियों में एक पल के लिए तो हैरी ने उस बुरे समतल चेहरे को देखा। वर्मटेल ने उस प्राणी को कड़ाही में डाल दिया। हिस्स की आवाज के साथ प्राणी सतह के नीचे गायब हो गया। उसे डूब जाने दो, उसे डूब जाने दो, हैरी ने सोचा। उसका निशान बुरी तरह जल रहा था। वर्मटेल कांपती आवाज में बोल रहा था, बुरी तरह डरा हुआ दिख रहा था। उसने छड़ी उठाई, आंखें बंद की। अनजाने में दी गई पिता की हड्डी, तुम अपने बेटे को पुनर्जीवित करो। हैरी के पास से कब्र की सतह टूट गई। हैरी ने दहशत से देखा। वर्मटेल के आदेश पर हवा में धूल की बौछार उड़ी और धीरे से कड़ाही में गिरी। पानी की हीरे जैसी सतह टूट गई। हिस्स की आवाज आई। हर दिशा में चिंगारियां निकलने लगी। पानी नीला हो गया। वर्मटेल सुबकने लगा। उसने अपने दुशाले के भीतर से चांदी का पतला लंबा चमचमाता खंजर निकाला। उसकी आवाज दहशत भरी सुबकियों के कारण टूट रही थी। इच्छा से दिए गए सेवक के मांस, तुम अपने मालिक को पुनर्जीवित करो। उसने अपने दाहिने हाथ को सामने फैला दिया। वो हाथ जिसकी एक उंगली गायब थी, उसने अपने बाएं हाथ में खंजर को कसकर पकड़ा और उसे ऊपर की तरफ उठाया। हैरी को उस घटना का एहसास हो गया था, वर्मटेल क्या करने वाला है। उसने कसकर आंखें बंद कर ली, लेकिन वो चीख सुनने से नहीं बच सका जो रात के अंधेरे में गूंजी। फिर वर्मटेल के हाँफने की और दर्द भरी आवाज सुनाई दी। छपाक की आवाज आई जैसे कड़ाही में कुछ डाला गया हो। हैरी की आंखें बंद थीं। वो देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वर्मटेल दर्द के कारण बुरी तरह कराह रहा था। तेज तेज सांसें ले रहा था। जब तक हैरी को वर्मटेल की सांस अपने चेहरे पर महसूस नहीं हुई, उसे यह एहसास नहीं हुआ कि वर्मटेल उसके सामने आ चुका है। जबरदस्ती लिए गए शत्रु के रक्त, तुम अपने दुश्मन को पुनर्जीवित करो। हैरी से रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। वो बहुत कसकर बंधा हुआ था। नीचे घूरते समय उसने वर्मटेल के सही सलामत हाथ में चमचमाते खंजर को देखा। हैरी ने देखा खंजर की नोक उसकी दाहिनी बाह में घुसी और फटे दिशाले की आस्तीन से खून बहने लगा। वर्मटेल अब भी दर्द से कराह रहा था। अपनी जेब से कांच की शीशी निकालकर हैरी के घाव में लगा दी और खून भर लिया। वो हैरी का खून लेकर कड़ाही की तरफ लड़खड़ाता हुआ गया। खून कड़ाही में डाल दिया। काढ़ा तत्काल सफेद हो गया। वो कड़ाही के पास घुटनों के बल बैठ गया। तिरछा हुआ जमीन पर लुढ़क गया। कड़ाही का द्रव उबल रहा था। उसमें से हीरे जैसी चिंगारियां निकल रही थीं। ये इतनी चौंधिया रही थी कि बाकी सब कुछ मखमली काला लग रहा था। कुछ नहीं हुआ। हैरी ने सोचा, सारी विधि गलत हो जाने दो, उसे डूब जाने दो। तभी अचानक कड़ाही से चिंगारियों का निकलना बंद हो गया। सफेद धुआं निकलने लगा। हैरी के सामने हर चीज धुंधली हो गई। उसे हवा में तैरता हुआ धुआं दिख रहा था। उसने सोचा, काश
सब कुछ गड़बड़ हो गया हो, वो डूब गया हो, प्लीज प्लीज उसे मर जाने दो। लेकिन तभी धुंध के बीच से उसने दहशत की लहर के साथ देखा, लंबे और कंकाल की तरह दुबले आदमी की स्याह आकृति कड़ाही के भीतर से धीरे धीरे निकल रही थी। धुएं के पीछे एक तीखी ठंडी आवाज ने कहा, मुझे दुशाला पहनाओ। वर्मटेल सुबक और करा रहा था। वो अब भी अपने कटे हुए हाथ को जकड़े था। वो काले दुशाले को उठाने के लिए सरका खड़ा हुआ और एक हाथ से अपने मालिक के सिर पर दुशाला डाल दिया। दुबला आदमी कड़ाही से बाहर निकला, हैरी को घूरने लगा। हैरी भी पलटकर उसके चेहरे को घूरने लगा। वो कंकाल से भी ज्यादा सफेद था। उसकी आंखें चौड़ी, लाल और गुस्से से भरी हुई थी। उसकी नाक सांप जैसी समतल थी और उसके नथनों की जगह पर छेद थे। लॉर्ड वोल्डेमार्ट दोबारा जीवित हो गया था।